सारे आ गए क्या? या अभी भी कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं? मैं तो पानी पीना तो भूल ही गया था 15 मिनट में। कहाँ तक पढ़ लिया था? पंचायती राज संस्थाओं के आर्टिकल पढ़ रहे थे हम। 243 ए बी सी डी ई तक पढ़ लिया था। अच्छा, एफ तक पढ़ लिया था। ए में किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा। गांव की सभा होती है। गांव का प्रत्येक वह सदस्य जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम सभा का सदस्य बोलते हैं। और ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान में कितनी होती है? कब कब होती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 4 बैठक राजस्थान में होती है। और इस ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। ठीक है। और ग्राम सभा को हम कह सकते हैं कि यह पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई होती है। क्या होती है? पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई होती है। पंचायत राज के 3 स्तर होते हैं। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उन तीनों में भी सबसे निचले स्तर पर कोई इकाई होती है, सबसे निम्नतम इकाई होती है। वो कौन सी होती है? वह ग्राम सभा होती है। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है। कैसे लोकतंत्र की? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। क्योंकि इसमें गांव के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ करके अपनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को बताते हैं। तो एक प्रकार से जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की जो झलक है वो हमें ग्राम सभा में देखने को। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जो कि जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता के, ये सबने पढ़ी है परिभाषा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र का सामान्य सा अर्थ होता है ऐसा शासन जिसमें जनता की भागीदारी होती है, उसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र कहा जाएगा। अब लोकतंत्र हो गए 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और जिसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जिसमें जनता की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो भारत में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है क्या? अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि भारत की जनता मिलकर के कानून का निर्माण करती है क्या? भारत की जनता ने अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव किया, वो प्रतिनिधि हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो ग्राम सभा में देखने को मिलता है। क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी जो मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, निर्वाचक नामावली में जिनका नाम होता है, वे सभी सदस्य बैठ करके गांव के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं कि गांव के लिए, विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं होनी चाहिए और गांव की समस्याएं क्या क्या है, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। वे सभी बैठ करके प्रत्यक्ष रूप से अपनी समस्याएं किसको बताते हैं? सरपंच को बताते हैं। उनका समाधान करने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके उसके अंदर निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है? ग्राम सभा में देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बी के अंदर पंचायतों का गठन पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं सी में पंचायतों की संरचना और डी में हम क्या पढ़ते हैं? पंचायतों में आरक्षण। महिलाओं को कितना आरक्षण है? 1/, पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। ई के अंदर क्या है?
कार्यकाल, तो पंचायत समिति या फिर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका। और एफ में क्या है? अयोग्यताएं हैं। क्या है? उसकी निर्भरताएं हैं। तो अयोग्यता क्या होगी? या तो भारत का नागरिक नहीं रहता है, या फिर उसकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, ठीक है, या फिर उसको किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित कर दिया है, या फिर 27 नवंबर 1995 के बाद में उसके 2 से अधिक संतान है, और या फिर वो आपके कौन सा मृत्यु भोज निवारण अधिनियम का दोषी हो। हाँ, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, ठीक है। अगर यदि उसका उस वार्ड पंच में, जिस वार्ड पंच का वो सदस्य है या जिस ग्राम पंचायत का वो सरपंच बनने जा रहा है, यदि वहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं आगे। ऐसे तो इसमें GH, I, J, K, L खूब सारे हैं। इसके बाद में आपको 2-3 आर्टिकल और ध्यान रखने हैं। सारे थोड़ी इसे पढ़ते ही रहेंगे क्या शाम तक? अरे ये थोड़ी पढ़ते रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना होता है। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल है 243 I, और I में क्या है? राज्य वित्त आयोग। कौन सा आयोग है? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। और जब राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी उसके बाद में पंचायतों को अधिकार मिलना शुरू हुए थे। पंचायतें जो है पैसे वाले कब हो गई? जब राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो गई थी। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना या राज्य वित्त आयोग का जो गठन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? 243 I में इसका गठन किया गया है। और इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। हम अलग से राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे। जब हम आयोग पढ़ेंगे तो हम 4 आयोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो हम RPSC पढ़ेंगे, ठीक है, लोक सेवा आयोग। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग, और चौथा पढ़ेंगे हम राज्य मानवाधिकार। 4 आयोग के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? 243 I में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और कितने वर्ष के लिए करता है? 5 साल के लिए। तो हर 5 साल के बाद में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और ये काम क्या करता है? तो ये पंचायतों के लिए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति होती है, उस वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और पंचायतों को संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा पंचायतों को धन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार से सिफारिश करना। तो राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उसी की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को पैसे दिए जाते हैं, उनको धन दिया जाता है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य का जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, वो राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और पंचायतों को धन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। ठीक है।
इसके बाद एक आर्टिकल और पढ़ेंगे अपन इसमें, 243 के अनुच्छेद 243 के इसमें क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का इसमें उल्लेख किया गया है। और इसका गठन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल इसका गठन करता है। और इसके अलावा ये राज्य निर्वाचन आयोग कार्य क्या करता है, इसका काम क्या होता है, क्या काम होता है इसका, पंचायतों के चुनाव करवाना। पंचायतों के चुनाव करवाना। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के अंदर केवल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है या और भी कोई चुनाव करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक तो होता है भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, एक प्रत्येक राज्य में होता है आपके चुनाव आयोग। तो दोनों संस्थाएं जो है वो किस किस पदाधिकारी के या कौन कौन सी संस्थाओं के चुनाव करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है, वो केवल पंचायती राज संस्थाओं के और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। 243 के तहत पंचायतों के चुनाव करवाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। तो नगर पालिका की तीनों संस्थाएं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनके चुनाव भी कौन करवाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और इसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके चुनाव भी कौन करवाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है, राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को है कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं राजस्थान में या किसी भी राज्य में, उसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। कौन करवाता है, तो राज्य की विधानसभा के चुनाव, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, सब चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उसका काम केवल स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना है, ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय, इनके चुनाव करवाना इसका काम होता है। उसके अलावा बाकी जितने भी चुनाव है वो कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। तो यहाँ तक लिख लिया आपने आर्टिकल, नहीं लिखा? हाँ लिखो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73 जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसके तहत क्या कार्य किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। और संविधान में इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसके तहत पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए थे, पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए थे। इसके अलावा संविधान में इसके लिए भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को जोड़ा गया था। और इस 73वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 में, 1993 में इसको लागू किया पूरे भारत में। लेकिन राजस्थान में कब लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994। तो राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम है वो कौन सा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। और कब लागू हुआ, ये 23 अप्रैल को। और इसके तहत हमने कुछ ये आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने। एक हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित पैसा अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं PESA एक्ट, पैसा एक्ट। तो यहाँ पर पैसे का फुल फॉर्म क्या है,
पैसे का फुल फॉर्म है द पंचायत। पी का मतलब क्या है? पंचायत। ई का मतलब क्या है? एक्सटेंशन। और एस ए का मतलब क्या है? द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। द लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेड्यूल्ड एरियाज। हम हिंदी में इसको कह सकते हैं पंचायत विस्तार या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पैसा अधिनियम या पैसा एक्ट इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में कई बार। पैसा की फुल फॉर्म पूछ ली, द पंचायत एक्सटेंशन टू द या टू शेड्यूल्ड एरियाज। हिंदी में इसको बोलेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम। सर अनुच्छेद 243 के कोष्टक में क्या है? कोष्टक में वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD। अब कौन से 243 का पूछ रहा है? 243 ए से लगा करके और ओ तक उल्लेख है। ठीक है, तो पैसा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है बोलो एक बार? द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार। अब ये है क्या पैसा अधिनियम? ये समझना आपको। पैसा अधिनियम क्या है? तो वे क्षेत्र जिनको सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखे हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजातियां बड़ी संख्या में निवास करती है, जहां पर पंचायती राज के चुनाव करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजातियां होती है, जो ट्राइब्स होती है भारत के अंदर, वे ट्राइब्स कभी भी जो गवर्नमेंट होती है उन गवर्नमेंट की नीतियों से वो सहमत नहीं होती है और गवर्नमेंट की नीतियों को अपने यहाँ लागू नहीं करने देती है। इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर हर एक व्यक्ति जा भी नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइब्स अपने आप में बहुत सेपरेट रहती है। समाज की जो मुख्य धारा है उससे अलग रहने का प्रयास करती है। इसलिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स है कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता होने के बावजूद भी आपको अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जहां पर जनजातियां बड़ी संख्या में हैं जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि वे लोग अपने को अलग से सेपरेट दिखाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता बची रहे। और यदि सरकार या फिर भारत का कोई भी नागरिक या विश्व का कोई भी मनुष्य यदि हमारे क्षेत्रों में आएगा तो हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देगा। इसलिए आपने जो मूवीज़ में, फिल्मों में, या अगर किसी का रियल एक्सपीरियंस भी है, कोई गलती से भी अगर उसे चला गया है, तो वो लोग जो भाला और तीर लेकर के और हुलाला करते हुए आते हैं, हाँ, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी इधर जो है, ये जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, इधर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक चीज़ है। जहाँ भी जाता है वहाँ की संस्कृति का विनाश कर देता है। तो ये जो होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, इनको घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है। और पूरे भारत के अंदर इसके तहत 10 स्टेट ऐसे हैं। कितने स्टेट है? 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पैसा अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे क्षेत्र जो कि सरकार के द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पर स्थानीय स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पर पंचायतों का विस्तार करना। किसका विस्तार करना? पंचायतों का विस्तार करना। वहाँ की संस्कृति के हिसाब से अलग से जो है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करना। तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करने के लिए पैसा अधिनियम में लाया गया है, ताकि वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों को भी जो है मुख्य धारा में लाया जा सके,
उनके अंदर भी चुनाव करवा करके वहाँ पर भी जो स्वय शासन है उस स्वय शासन को बढ़ावा दिया जा सके। तो सबसे पहले जो पैसा अधिनियम है, ये पैसा अधिनियम में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा इसको पारित किया गया था? तो ये पैसा अधिनियम में इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया। कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बनी समिति ने पैसा अधिनियम पारित करने की सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिश पर पैसा अधिनियम को पारित किया गया था। कब पारित किया गया? पारित कब किया गया? 24 दिसंबर 1996 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1996 के अंदर भारत के अंदर पैसा अधिनियम को पारित किया गया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार अधिनियम को पारित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिलीप सिंह भूरिया, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका पैसा अधिनियम का जो है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। इसका मोटो क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करना, पंचायतों का विस्तार करना तथा जनजातियों में या जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर, समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनमें या उनको स्वय शासन प्रदान करना, स्वय शासन प्रदान करना। तो अपने जहाँ पर जैसी व्यवस्था होती है यहाँ पर वैसी व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं होती है। वहाँ पर अलग प्रकार से जो है पंचायतें गठित की जाती है। वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी या जो जनता के सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पर जाके पंचायती नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से ही करते हैं वहाँ पर, ठीक है, अपने हिसाब से वहाँ पर पंचायतों का गठन करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनजातियाँ बहुत अधिक है वहाँ तक भी पंचायती राज की व्यवस्था जो है पहुँचे, पंचायतों का वहाँ तक विस्तार हो, इसके लिए भारत में कौन सा एक्ट लाया गया? पैसा एक्ट लाया गया, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया। भारत में कब इसको प्रभावी किया गया, पारित किया गया? ये डेट याद रखनी है आपको, 24 दिसंबर 1996 में। लेकिन राजस्थान में कब प्रभावी किया गया था इसको? यहाँ पर थोड़ा और लेट हो गया राजस्थान, 3 साल बाद में। कितने साल बाद में? 30 सितंबर 1999 में। नीचे लिखो, देखो राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, पंचायतों का विस्तार अधिनियम, पंचायतों का विस्तार अधिनियम 30 सितंबर 1999 को 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया। तो ये डेट भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान में ये जो पैसा एक्ट है उसको कब लागू किया गया? 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया। राजस्थान अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया और भारत में 24 दिसंबर 1996। दोनों डेट याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है पैसा एक्ट की।
लिख लिया? अब हम बनाते हैं पंचायती राज से संबंधित एक सारणी जिसमें सारे आंकड़े एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी बैठक कब कब होती है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, सबकी क्या बनाते हैं कि सारणी बनाते हैं। और सारणी में आप अभी स्केल वगैरह का यूज़ करोगे नहीं करोगे ना? हाँ, सीधे अपनी लाइनें खींचनी है ऐसे ही। तो सारणी कैसे बनाओगे देखो, एक तो आपको इधर लिखना है पहले ग्राम पंचायत, पहले क्या लिखना है ग्राम पंचायत, फिर लिखना है आपको पंचायत समिति, पंचायत समिति, और लास्ट में लिखना है जिला परिषद। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 लिखने इधर, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने। एक इधर कॉलम बनाना है आपके विवरण या विषय। कितने कॉलम हो गए? हाँ, तो मैंने जगह नहीं छोड़ी कि था इधर, ध्यान रखना चाहिए आपको। आपने यहाँ से शुरू कर दिया होगा। क्या लिखना चाहिए पहले? अरे समझाने का तरीका यही होता है, आपको पता तो है नहीं। पहले लिखाई जाती है इसकी पंचायती राज के स्तर। अब इधर लिखेंगे विषय, ऐसे बनाएंगे कॉलम। एक बार मैं पहले बढ़ा दूँ, उसके बाद बना लेना आप, वरना आप गलतियाँ करोगे अभी, है ना? पहले मुझे बनाने दो, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा बीच में। अभी पहला पॉइंट अपन इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन वार्डों की संख्या, वार्डों की संख्या। वार्डों की संख्या कितनी कितनी होगी, यानी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे, पंचायत समिति में कितने वार्ड होंगे और जिला परिषद में कितने होंगे। तो वार्डों की संख्या मैंने आपको बताया कि जनसंख्या पर डिपेंड करती है। ग्राम पंचायत में हम लिखेंगे कि 3000 की जनसंख्या पर, 3000 की जनसंख्या में मैं इतना लिख लूँ शॉर्ट में, 3000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन यदि जनसंख्या 1000 ज़्यादा है, 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड, ठीक है, 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर, अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड। समझ में आएगा क्या? आ जाएगा ना शॉर्ट में लिखा हुआ। 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, यानी मिनिमम आपसे पूछे कि पंचायत समिति में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 हो सकती है। लेकिन यदि जनसंख्या 1000 एक्स्ट्रा है तो जितनी 1000 एक्स्ट्रा होगी उस हिसाब से 2-2 वार्ड उसमें बढ़ते जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो आपकी जो पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति के अंदर 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड? जनसंख्या पर वार्डों की संख्या होगी 15। 1 लाख पर तो फिक्स है, न्यूनतम वार्डों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 15 होगी। लेकिन यदि 15,000 की जनसंख्या अतिरिक्त होती है, 15,000 अतिरिक्त जनसंख्या पर, अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड की संख्या क्या हो जाएगी भाई? एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसमें 2 अतिरिक्त वार्ड हो जाएंगे। ठीक है, 1 लाख पर कितने वार्ड? 15 वार्ड, और 15,000 एक्स्ट्रा जनसंख्या है, तो प्रत्येक 15,000 पर 2 वार्ड क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसे 1,30,000 है तो वार्ड कितने हो जाएंगे? वार्ड कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। ठीक है, 1,15,000 पर 17, 1,30,000 पर। इसी प्रकार से जिला परिषद आपके, तो जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर,
4 लाख की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कम से कम वार्ड कितने होंगे? 17 वार्ड होंगे। लेकिन यदि 1 लाख जनसंख्या एक्स्ट्रा होती है, 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर, 1 लाख अतिरिक्त अगर जनसंख्या है, अतिरिक्त जनसंख्या है, तो ऐसी कंडीशन में 2 वार्ड क्या हो जाएंगे? अतिरिक्त हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है। तो वार्डों की जो संख्या है वो न्यूनतम अगर पूछी जाए आपको तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड 9, पंचायत समिति में न्यूनतम वार्ड 15 और जिला परिषद में न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 17। जनसंख्या को आधार मान करके 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, यहाँ पर 1 लाख पर 15 वार्ड और यहाँ पर 4 लाख पर 17 वार्ड होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत में ध्यान रखना है कि 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड, ग्राम पंचायत समिति में 15000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड, जबकि जिला परिषद में 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे। ठीक है। तो यह आपकी हो गई वार्डों की संख्या। सेकंड हम इसमें लिखेंगे, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। और उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उप सरपंच बोलते हैं। जबकि पंचायत समिति में अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? प्रधान और उप प्रधान। और जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। तो यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम है, उप जिला प्रमुख। तो यह हो गया आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। थर्ड आपके इसमें है प्रशासनिक प्रमुख। पहले राजनीतिक प्रमुख लिखते हैं, पहले राजनीतिक प्रमुख लिखेंगे। तो राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। तो ग्राम पंचायत में राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। जबकि जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। ये राजनीतिक प्रमुख है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। तो प्रशासनिक प्रमुख ग्राम पंचायत में कौन होगा? वीडीओ होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। क्या हुआ? और इधर आपके पंचायत समिति में होता है बीडीओ, इस बोलते हैं अपन खंड विकास अधिकारी। क्या बोलते हैं? खंड विकास अधिकारी। और शॉर्ट में उसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, खंड विकास अधिकारी। और चौथा होता है आपके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीईओ। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके बाद 5 नंबर पर है इनकी बैठक। इनकी बैठक जो है वो कितने कितने दिन में होती है? तो ग्राम पंचायत का आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो होती है 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार होती है, 15 दिन में एक बार। जबकि पंचायत समिति की बैठक होती है 30 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार, 30 दिन में एक बार। और जिला परिषद की बैठक होती है
3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार ये जो बैठक होती है, इन बैठक के अंदर गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति के बारे में समझा चुका हूं मैं आपको। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? बैठक को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या, और स्थानीय स्वशासन में इसकी कितनी होगी? गणपूर्ति 1 बटा सभी में समान ही होगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो गणपूर्ति हो जाएगी आपके 1 बटा 3। इसके अलावा 7वां है आपके शपथ। क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो शपथ, अब मैं इसमें कॉलम की आवश्यकता है क्या? ऐसे लिख दूं शपथ। तो ग्राम पंचायत में शपथ कौन लेंगे? ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। इनको शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी। जबकि पंचायत समिति में कौन दिलाएगा? उपखंड अधिकारी। कौन दिलाएगा? जिसको आप क्या बोलते हो? एसडीएम बोलते हो? एसडीएम दिलाएगा। और जिला परिषद में कलेक्टर। कौन दिलाता है? कलेक्टर दिलाता है। शपथ के बाद में है त्यागपत्र। कौन सा पत्र? त्यागपत्र, रिजाइन। किसको देंगे? तो रिजाइन किसको देंगे? किसको देंगे? हाँ, तो ये जो सरपंच, उप सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं, ये तीनों ही अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? बीडीओ को सौंपते हैं, न कि वीडीओ को। ये ध्यान रखना, बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी को। और उधर जो आपके पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों में ध्यान रखना है कि सदस्य और उप प्रधान अपना इस्तीफा किसको देंगे? प्रधान को देंगे। जबकि प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। इसमें तो तीनों एक को ही देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा उप प्रधान अपना इस्तीफा किसको देंगे? ये प्रधान को देंगे अपना इस्तीफा। किसको देंगे? प्रधान को। और प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? ये देगा जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को देगा। ठीक है। और इसी प्रकार से इनमें ध्यान रखना है आपको। इसे बना लेना भाई। इसमें आपके जो जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख इस्तीफा किसको देंगे? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। तो जिला परिषद सदस्य तथा उप जिला प्रमुख ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? जिला प्रमुख को। किसको देंगे? जिला प्रमुख को देंगे। जबकि जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। तो ये जो सारणी है, ये सारणी आपको बनानी है। इसके अलावा चुनाव तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं पहले कि चुनाव कैसे होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का, वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। सरपंच को भी जनता चुनती है, जबकि उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच अपने में से ही करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लिखा चुका हूं कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, जबकि सदस्य ही अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं और एक को उप प्रधान। और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और ये सदस्य अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख और दूसरे को, ये मैं आपको लिखा चुका हूं। तो ये जो है छोटी सी लिस्ट है आपके सामने। किसकी? इनकी संख्या के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो नंबर है। अभी जो फोटो मेरी मत लो, एक बार रुको। अभी नया जो आएगा आपके, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक सर्वे में इसकी संख्या आएगी निश्चित। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद
और ग्राम पंचायतों की, पंचायत समितियों की, इनकी संख्या अभी जो सर्वे आएगा वापस सरकार के जो आंकड़े आएंगे उस रिपोर्ट के अंदर वो संख्या होगी, उसको माना जाएगा। बाकी जो है पिछली गवर्नमेंट ने तो इतने ज़िले बनाए, इतनी नगर पालिकाएँ बनाई कि सारे जो है किताब लिखने वाले भी डामाचूक हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि कितनी संख्या होगी। हाँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, यहाँ इधर खड़ा हो जाओ तो इनके बीच में आ रहा है, उधर उनके आ रहा है, आंखों में खटकने लगाऊं मैं आपके, है ना। क्लास कितने बजे तक है आपकी? ठीक है, अभी घंटा भर और पड़ा है क्या? है, मेरे को कहीं नहीं जाना। यह आज आपके हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, उसके बाद में कल करवा दूंगा मैं आपको सचिवालय। अगर 4 घंटे की क्लास हुई तो मैं कल नहीं मतलब परसों, कल का मतलब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। और अगर 4 घंटे की क्लास हो गई तो मैं कोर्स निपटा दूंगा आपका, ठीक है। और 2-2 घंटे की हुई तो 3 दिन लग जाएंगे। कल पूरे दिन ले लो, मतलब आपके तो काम नहीं है, मेरे भी नहीं है क्या है? आपके तो कुछ नहीं, आपको आके बैठना ही होता है यहाँ पे, चुपचाप आके बैठ जाते हो। बाकी यहाँ पे बोलना, इधर उधर घूमना, कोई बोलता है उधर चले जाओ, कोई बोलता है इधर चले जाओ। चेंज कर दूंगा पेज को, यहाँ से नहीं होगा क्या, रिमोट से होता है क्या? हाँ, अभी लिखने दो इनको, रुको। अभी काफ़ी लोग जो स्केल से डिजाइनिंग बना रहे हैं इसकी। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा, इससे ध्यान रखना। इसी सारणी से सवाल आएगा, बाकी जो पढ़ा है ना उससे सवाल नहीं आएगा।
सवाल इसी से आएगा। लेकिन ये सारणी समझने के लिए पहले वो चीजें पढ़ानी जरूरी थी। हैं? सवाल ही लिखा दूं? इतनी शक्ति मेरे अंदर होती तो मैं आप सबका जरूर भला करता और सबसे पहले अपना ही करता। यहां बैठ के थोड़ी पढ़ाता आपको। अभी मैं किसी न किसी इनमें से या तो कोई, इसमें तो है भी नहीं, इससे आगे वाले में लिखा हुआ है वो। हाँ हैं? अरे विकास अधिकारी नहीं, विकास नहीं करना मेरे को। पेज चेंज कर दो भाई। हो गया, लिख लिया इन्होंने? नहीं लिखा अभी तक? क्या बोल रहे हो? क्या देख ले? अरे ये लिख लो पहले। इधर आ गया ना मेरी पोस्ट आ गई, देखो इधर। हैं? तो इतनी देर में क्या पता किया आपने? टाबर बोला है ये। एक बार भाई पीछे बैक कर दो, एक बार बैक कर दो। आपके पास में 60 सेकंड का समय है। कितने सेकंड का? 60 सेकंड। बैक कर दो सर एक बार। 60 सेकंड में आपको उधर वाला पेज लिखना है पूरा। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप लिखो इधर, वरना आप मेरी तरफ देखते हो। बैक नहीं हो रहा क्या? हो गया? अरे हो गया, आप इधर कर लो। हाँ लिख लिया ना? अब ये लिखो, 15 सेकंड में लिखो इसको। अरे जो पढ़ रहे हो वो समझ में तो आ रहा है क्या? हैं? किस किस की समझ में नहीं आ रहा? हाथ खड़े करो। आ रहा है क्या? क्या नहीं आया? तो ये क्या, तो शपथ समझ में नहीं आई? त्यागपत्र, त्यागपत्र का अभी बताता हूं, लिख लो पहले, सारा बताऊंगा वापस। त्यागपत्र का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर 3 लोग हैं। एक तो सरपंच होता है, एक होता है उप सरपंच, और दूसरा कौन, तीसरा कौन होता है? वार्ड पंच होते हैं। ये सब के सब यदि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले रिजाइन करना चाहते हैं तो किसको रिजाइन करेंगे? बीडीओ को करेंगे। बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र देंगे। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आप देंगे तो देंगे, इसमें क्या है, संविधान में उल्लेख है। उसके बाद में जो पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति में कौन कौन है? प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य।
अब पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान ये अपना रिजाइन किसको देंगे? प्रधान को देंगे। अब प्रधान किसको देगा? तो प्रधान अपने से ऊपर वाले को देगा। इस्तीफा हमेशा अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, ठीक है। तो सदस्य और उप प्रधान किसको दे रहे हैं? प्रधान को। और प्रधान किसको देगा? तो प्रधान से ऊपर कौन है? जिला का प्रमुख है, जिला प्रमुख है। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं जिला प्रमुख। इधर आपके जो जिला परिषद है उसमें उसके सदस्य और उप जिला प्रमुख देंगे जिला प्रमुख को, जबकि जिला प्रमुख ढूंढ रहा है किसको कि मेरे से ऊपर कौन है। तो कलेक्टर तो इसके बराबर हो गया, लगभग सिमिलर हो जाएगा। किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। है पद से हटाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। पद से हटाने का प्रस्ताव एक तो है कि 2 साल पहले नहीं ला सकते आप। कुल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। सब में सेम है, तीनों में कार्यकाल 5 वर्ष है। शुरुआत की स्टार्टिंग के 2 वर्ष है। स्टार्टिंग के 2 वर्ष के अंदर आप इनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, जिसको आप बोलते हो अविश्वास प्रस्ताव, वो प्रस्ताव शुरुआत के 2 साल में नहीं ला सकते। आप ला सकते हो तीसरे साल में। कब लाओगे? तीसरे साल में यदि प्रस्ताव लेकर के आना है तो कम से कम 1/3 सदस्यों का आपके पास में समर्थन होना चाहिए और 3/4 बहुमत से वो पास होना चाहिए, ठीक है। 3/4 बहुमत से यदि उस ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में, जिला परिषद में वो प्रस्ताव पास हो जाता है, ऐसी कंडीशन में चाहे जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, अगर सरपंच के खिलाफ है तो वो हट जाएगा और यदि उप सरपंच के खिलाफ है तो वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि तीसरे साल में आप प्रस्ताव लेकर के आए और प्रस्ताव गिर गया, पास नहीं हुआ, तो उस साल दोबारा नहीं ला सकते आप, उस वर्ष से दोबारा नहीं ला सकते। अब कब ला सकते हो? आप 4थे वर्ष में ला सकते हो, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि अंतिम वर्ष में भी नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि 5वें वर्ष में, क्योंकि अब तो वैसे ही वापिस चुनाव होने वाले हैं, तो प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव है वो तीसरे वर्ष में और 4थे वर्ष में लाया जा सकता है। एक वर्ष में एक ही बार लाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? आ रही है? हैं? हाँ, वार्ड पंच लाएंगे तो भले ही प्रत्यक्ष सुन करके आओ, भले ही प्रत्यक्ष सुन करके आए, लेकिन उनके लिए प्रस्ताव तो सभा ही लेकर के आएगी, जो वार्ड सभा है वही लेकर के आएगी। तो ये आपके स्थानीय, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हमने पढ़ा, पंचायती राज संस्थाएं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब, कौन सा? नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो इसमें आपके हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 1992 पढ़ेंगे, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके अलावा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके अलावा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A तथा
तथा अनुच्छेद जोड़े गए 243 पी से और 243 जेड जी तक जोड़ा गया। पी से जेड जी तक 243 जेड जी तक जो है आर्टिकल इसमें जोड़े गए और इसके तहत नगर पालिकाओं को या नगरीय निकायों को, इसके तहत नगरीय निकायों को 18 विषय सौंपे गए। कितने विषय? 18 विषय सौंपे गए। तो ये जो संविधान संशोधन है ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और अनुच्छेद जोड़ा गया 243 पी से जेड जी तक। और इसके तहत नगरीय निकायों को 18 विषय यानी 18 शक्तियाँ, 18 कार्य सौंपे गए। और यह संशोधन लागू कब हुआ? यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1 जून 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपके 73वां संविधान संशोधन है। तो दोनों को कंपैरिजन कैसे पढ़ोगे आप? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जबकि 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में वहाँ पर भाग जोड़ा गया था 9, यहाँ पर जोड़ा गया है 9A। उसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक, इसमें P से Z, उसके तहत दिए गए पंचायतों को 29 विषय, इसके तहत दिए गए नगरीय निकायों को वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ये लागू हुआ 1 जून 1900। ठीक है, ये है राजस्थान में भी लागू हो गया था इसी दिन। ठीक है, तो ये आपके 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोनों ही आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। अब लिख लिया होगा, लिख रहे हो? हैं? अब इसके अंदर हम आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल हमने वहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, वहाँ पे हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। इसमें हम दोबारा जो आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, सेम बातें हैं। केवल आपको उसमें जो मुख्य बातें हमने पढ़ी थी कि पंचायतों का गठन कैसे किया गया, उसकी संरचना क्या थी, ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है, इसके अलावा उनका जो है चुनाव कैसे होता है, वे सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि ये बातें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, इसका कोई रोल नहीं है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। केवल जो पंचायती राज संस्थाओं वाले आर्टिकल है वे ही पूछे जाते हैं। 243A, B, C, D, E और F भी भले आपको याद नहीं है,
लेकिन 243 ए, बी, सी और डी याद होना चाहिए, इसके अलावा आई और के याद होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नगरपालिका की संरचना। नगरपालिका की संरचना, संरचना का मतलब है कि नगरपालिका में कौन कौन होंगे। यहाँ नगरपालिका जो शब्द है, नगरपालिका शब्द नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीनों के लिए एक ही शब्द काम में ले जा रहा है, नगरपालिका। तो नगरपालिका की संरचना क्या होगी? तो इसकी संरचना में कौन कौन लोग होंगे? तो हर नगरपालिका में क्या होते हैं, कुछ वार्ड होते हैं। अब वार्डों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए जो न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है वो पहले कितनी थी? 13 थी। कितनी थी? कि प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 13 सदस्य होंगे या 13 वार्ड होंगे। लेकिन अभी जो अधिसूचना आई है 2019 में, 2019 के तहत प्रत्येक नगरपालिका में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 20 कर दी गई है। कितनी कर दी? 20 कर दी गई है। तो प्रत्येक नगरपालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। यह प्रावधान कब किया गया है? वर्ष 2019 के बाद 10 जून 2019 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। 10 जून 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार जबकि पहले इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13। न्यूनतम सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 13। लेकिन 10 जून 2019 को जो राजस्थान सरकार की अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार नगरपालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 तो होनी चाहिए। पहले संख्या 13 थी। अब सदस्यों की संख्या का मतलब क्या हो गया? नगरपालिका में अगर 20 सदस्य होंगे इसका मतलब वार्ड भी कितने होंगे? वार्ड भी कम से कम 20 होना चाहिए। बाकी जो है उस नगरपालिका की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। जिस नगरपालिका की जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर वार्डों की संख्या भी अधिक होगी, और जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर वार्ड की संख्या भी कम हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अब नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव कैसे होते हैं? सदस्यों के चुनाव की अगर हम बात करें तो भाई नगरपालिका में कौन कौन होते हैं? नगरपालिका में एक तो होता है नगरपालिका का अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, और एक होते हैं नगरपालिका के सदस्य जिनको हम बोलते हैं पार्षद। क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। तो पार्षद का जो चुनाव, पार्षद किसको बोलते हैं? वार्ड के मेंबर को। ठीक है, मान लीजिए कि किसी नगरपालिका में 20 वार्ड है, कम से कम कितने वार्ड है? 20 वार्ड है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद को चुना जाएगा, और कौन चुनेगा? उस वार्ड की जनता चुनती है। इसका मतलब है कि वार्ड पंच का, या हम कह सकते हैं पार्षद का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम लिखेंगे इसमें कि प्रत्येक वार्ड में या प्रत्येक वार्ड से जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने पार्षद का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? पार्षद का चुनाव करती है। पार्षद जिसको बोलते हैं हम वार्ड का सदस्य या नगरपालिका का सदस्य बोल सकते हैं। वार्ड का सदस्य अपने पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पार्षद चुनती है। कौन चुनती है? जनता चुनती है। जनता का मतलब आप और हम। ठीक है, हम लोग इस देश की सरकार बनाते हैं।
तो जिंदा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, और हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो प्रत्येक वार्ड से जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने पार्षद को चुनती है, अपने पार्षद को चुनती है। इसका मतलब है कि पार्षद का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब पार्षद चुन लिए गए, पार्षद का मतलब हो गया नगर पालिका के सदस्य या उस वार्ड के मेंबर, वार्ड के सदस्य हो गए। अब नगर पालिका का या चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव ये पार्षद अपने में से ही करते हैं। इसमें पार्षद का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, बाकी सभी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? हालांकि बीच में जो आपके वसुंधरा गवर्नमेंट ने किया था या कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया होगा कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष करवाया था, 2009 में किया था। अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, वर्ष 2009 में किया था। 2009 के अंदर जो है नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो सरपंच की तरह हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लेकिन बाद में इसको जैसे ही वसुंधरा की सरकार आई वापस 2013 में इसको निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है चुनाव कैसे होता है? नगर पालिका के अध्यक्ष का पार्षद अपने में से चुनते हैं, अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। तो हम लिखेंगे कि नगर पालिका में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षद अपने या पार्षद करते हैं। कौन करते हैं? जो पार्षद होते हैं, नगर पालिका के सदस्य होते हैं, वो पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसका मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, जबकि पार्षद का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो नगर पालिका में चुनाव बहुत ईजी हो गए ना। वहाँ पर सरपंच का आपको अलग से याद करना पड़ रहा था, यहाँ पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पार्षद होंगे, चाहे नगर पालिका में है, नगर परिषद में है, नगर निगम में है, जितने भी पार्षद होंगे, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। बाकी वे पार्षद अपने में से ही किसी एक को चुनेंगे अध्यक्ष, एक को चुनेंगे। आ रही बात समझ में? तो लिखो, इसको लिख लिया। अब चुनाव के बाद में अब क्या बच गया? कार्यकाल। क्या बच गया? तो कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? जैसा कि हमने उसमें लिखा था सेम ही होगा। प्रथम बैठक की नियत तिथि से और कब तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक होता है। प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक होता है। प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक होता है। ये याद रखना है आपको, नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या वाला। ठीक है, कब चेंज किया ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 जून 2019 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इसके द्वारा सदस्यों की संख्या जो पहले 13 हुआ करती थी अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। लिख लिया ना? मैं लिखने का आजकल आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। मेरे को एक दिन किसी ने बोला था कि इनको पूरा मौका दिया करो लिखने का, उसके बाद से पूरा मौका दे रहा हूँ मैं।
अब मेरी बात सुनिए, एक तो आपके होता है नगर पालिका, क्या होती है? नगर पालिका होती है। एक आपके होती है नगर परिषद, क्या होती है? नगर परिषद होती है। एक आपके होती है नगर निगम, नगर निगम होती है। ठीक है, तो नगर पालिका में जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष को अध्यक्ष ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो नगर परिषद होती है इसमें जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं? और इसमें क्या बोलते हैं? उपसभापति बोलते हैं। नगर परिषद में अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सभापति, और उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उपसभापति बोलते हैं। जबकि नगर निगम में कौन है ये बाहर? इसको पकड़ो पहले। नगर निगम के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। महापौर भी बोलते हैं, और कई जगह जो है इसको मेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उप महापौर बोलते हैं। उप महापौर, या इसको बोलते हैं उप मेयर। क्या बोलते हैं? उप मेयर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल एक बार यहीं से पूछ लिया था कि जिस प्रकार से नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार से नगर परिषद में अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल पूछ लिया था। तो नगर परिषद में अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सभापति, और उपाध्यक्ष को उपसभापति बोलते हैं। जबकि नगर निगम में अध्यक्ष को दो नाम से पुकारते हैं, कहीं पर इसको महापौर बोलते हैं, कहीं पर इसको, हालांकि मेयर सब ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आपके जोधपुर में महापौर सब प्रचलित है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर महापौर है, और उपाध्यक्ष को उप महापौर और उप मेयर बोलते हैं। तो जोधपुर में अभी महापौर कौन है? हैं? कौन है? विनीता सेठ है, लेकिन दो महापौर है ना आपके, एक कुंती देवड़ा है, एक विनीता सेठ है। तो कुंती देवड़ा किस साइड की है? उत्तर है। जोधपुर उत्तर की है क्या, या दक्षिण की है? पता ही नहीं है दक्षिण उत्तर का आपको। चलो, जोधपुर से क्या लेना देना है? मतलब क्या, जोधपुर में पढ़ रहे हैं, ये बैठे हैं। इधर देखो, जोधपुर के नहीं है क्या यहाँ पर कोई? आपके लोकल नहीं है क्या? लोकल कौन कौन है जोधपुर के? 1 2 3 4। तो आप बताओ देखे कि जो आपके विनीता सेठ है वो जोधपुर उत्तर की है दक्षिण की है? पता ही नहीं है। और कौन है इधर से? आप हो गया? आप बताओ। उत्तर की है, सही बता रहे हैं क्या? इनको खुद को ही नहीं पता, बाहर वालों को कैसे पता होगा? है? जोधपुर उत्तर की कौन है? आपकी कुंती देवड़ा है, और दक्षिण की कौन है? विनीता सेठ है। बाकी जोधपुर वालों को पता है, अभी मेरे को भी नहीं पता, मैंने दोनों के नाम सुन रखे हैं। अब नगरपालिका जो है, नगरपालिका का गठन कब किया जाएगा, कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा? पॉपुलेशन पता होनी चाहिए आपको। तो जनसंख्या के बारे में हम लिखेंगे कि, इधर लिखता हूं मैं जनसंख्या। तो ये ध्यान रखना है कि 20,000 से लगा करके और 1 लाख की जनसंख्या पर, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर किसका निर्माण किया जाएगा? नगर पालिका का। जबकि 1 लाख से और 5 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख से 5 लाख तक किसका? नगर परिषद का। और 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। है? सारे चेयरमैन ही होते हैं। हाँ, नगर पालिका में ज़्यादा प्रचलित है, जो नगर पालिका होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित शब्द है अध्यक्ष के लिए चेयरमैन। बाकी चेयरमैन का मतलब क्या होता है? जो कुर्सी पे बैठता है, और कुर्सी तीनों के पास होती है, तो सभी को चेयरमैन ही बोलते हैं वैसे तो।
नगर पालिका का चेयरमैन, नगर परिषद का चेयरमैन, नगर निगम का चेयरमैन। हाँ, मैं भी यहाँ पर क्या हूँ? अरे मैं चेयरमैन थोड़ी हूँ, मेरे को वहाँ कौन बैठने देगा? मैं तो इधर से इधर घूमता है, डांस करता हूँ यहाँ पे। नहीं करता क्या? कभी इधर कभी उधर। डांस में और क्या होता है? ये लिख लिया क्या? हाँ? नगर परिषद क्या होती है? नगर पंचायत क्या होती है? नगर की पंचायत को बोलते हैं नगर पंचायत। संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है क्या? ठीक है, नगर पालिका को ही कहीं कहीं जो है नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। क्या हो गया मायाराम के? लिख लिया होगा। ऐसा क्या लिखा दिया मैंने? गिनती के कोई 5-7 अक्षर लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, हैं? अब इसके बाद देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, जनसंख्या हो गई। जनसंख्या के बाद अगर हम बात करें बैठक की, किसकी बात करें? बैठक। तो नगर पालिका की बैठक कितने दिन में होती है? कितने दिन में होती है? मुझे लग रहा है मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा हूँ, आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, हैं? महीने में एक बार? हाँ, 60 दिन में एक बार। 60 दिन में, और तीनों के लिए सेम ही है। आपके लिए खुशी की बात यही है कि तीनों में आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। 60 दिन में एक बार, ठीक है? अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, 60 दिन में एक ही बार याद करना है। साठ दिन में एक बार। अब आगे इसमें जगह नहीं है, चेंज करना पड़ेगा मेरे को पेज। आपके भी नहीं है? हाँ, तो आप भी पेज चेंज कर लो। टापर बहुत भोले रहे आप, है ना? सर हमारी भी जगह नहीं है। तो मेरे पास जैसे ऑप्शन है प्लस का, आप भी अपना पेज चेंज कर सकते हो। तो अपने पास ये कौन कौन से निकाय है? अपने पास एक तो है नगर पालिका, वापिस लिख लो ऐसे नए पेज में, ये लो नगर पालिका। यह हो गया आपके नगर परिषद, नगर परिषद, और फिर आपके हो गई नगर निगम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गणपूर्ति की, तो गणपूर्ति कितनी होगी भाई? सभी में 1/, बैठकों में गणपूर्ति सभी के लिए क्या है? 1/3 है, ठीक है? और
मैं अगर बात करूं यहाँ पर किसकी, त्यागपत्र की, कि इनको त्यागपत्र, ये त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो त्यागपत्र ध्यान रखना तीनों ही किसको देते हैं, कलेक्टर को। नगर पालिका बहुत अच्छी है, ये ना अलग अलग नहीं देते, सबको किसको देते हैं, कलेक्टर को देते हैं, अपने अपने कलेक्टर को सौंप देंगे, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभापति है, उपसभापति है, सब किसको देते हैं, एक साथ ही कलेक्टर को देते हैं। और शपथ कौन दिलाता है इनको, है नहीं दिलानी क्या, आपने लिख लो प्रशासनिक अधिकारी, क्या लिखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। नगर पालिका में कौन होता है, नाम सुना है कभी ईओ का, ईओ का नाम सुना है क्या, इसको हम बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। हाँ, अभी एग्जाम हुआ था, उसका नाम सुना था आपने, ईओ और आरओ, अधिशासी अधिकारी, इसको क्या बोलते हैं, ईओ बोलते हैं। और नगर परिषद में कौन होता है? आयुक्त होता है। कौन होता है? आयुक्त होता है। और इसमें कौन होता है, नगर निगम में, यहाँ पर भी आयुक्त ही होता है। अरे मुझे पता है अभी बहुत टाइम लगेगा इनको, तब तक खड़ा रहूं वहां पे। अभी सुनाई थी शायरी, समझ में आपकी एक भी नहीं आएगी मेरी बताई हुई, अभी नहीं सुनाई थी क्या आपको शायरी? मतलब मैं कह के सुनाऊं कि सुनो सुनो मैं सुना रहा हूं शायरी, वही शायरी होती है। हैं? हाँ जी, ये लिख लिया क्या? अभी टाइम क्या हुआ है? अभी आधा घंटा पड़ा है, ठीक है, तो आधा घंटा मैं आपको शायरी सुना दूं, टाइम पास करूं क्या यहाँ पे? तो फिर एक एक सुनानी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए एक शायरी। तो वैसे तो आपने सुन रखी होगी कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, सुना है क्या? कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। शहर सूलियों ने गाली गोलियों ने हमारी जात पहचानी बहुत है। कि शहर सूलियों ने गाली गोलियों ने हमारी जात पहचानी बहुत है। और कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। शायरी पूरी नहीं हुई अभी। कि कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। और अंतिम इसका बंद यह है कि इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कहाँ वाह करना है? पता तो होता नहीं आपको वाह कहाँ करनी होती है। ऐसे पहले शेर को मार दिया आपने। हाँ,
बस आपके तो आपके काम की बात आ गई, सिलेबस की बात, वहीं पर आपने ताली शुरू कर दी। अब क्या पढ़ाना था मेरे को? कोई भी वक्ता जो है, वक्ता तब तक महान नहीं बनता जब तक कि उसके श्रोता महान नहीं होते हैं। वैसे ही कोई शिक्षक तब तक महान नहीं हो सकता जबकि उसके विद्यार्थी महान नहीं हो सकते। आप महान होंगे तभी मैं महान बनूंगा, पहले आप महान बनो, ठीक है। वैसे ही मैं कोई बात बोल रहा हूँ, उस बात का तब तक कोई औचित्य नहीं है जब तक मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है। श्रोता अगर महान नहीं है तो वक्ता महान नहीं हो सकता। हाँ, ये आ रहा है क्या समझ में? तो पढ़ा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। 243 वाई मेरे को किसी क्लास में बोला किसी ने, मैंने शायरी सुनाई, कहा कि सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया क्या? कि ये तो आ गया। तो मैंने कहा बस समझना यही था, दिमाग दूसरी जगह क्या क्यों लगा रहा है, वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। तो 243 वाई, इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और 243 जेड में राज्य निर्वाचन आयोग, किसका उल्लेख किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग। इनके बारे में बातें बता चुका हूं मैं कि राज्य वित्त आयोग क्या कार्य करता है, ये क्या करता है। तो वाई के तहत तो जेड, पहले उसमें क्या लिखाया था मैंने, कौन सा आर्टिकल? 243 आई लिखाया था। तो आई के तहत तो ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और उनको धन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार से सिफारिश करता है। 243 वाई के तहत ये नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और नगर पालिकाओं को संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। इसके अलावा गठन कौन करेगा इसका? वो सेम बात है कि हर 5 वर्ष के बाद में राज्यपाल इसका राजस्थान में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। सवाल पूछा था अभी किसी परीक्षा में कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? कौन सा चल रहा है? छठा चल रहा है। कौन सा? छठा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। प्रद्युमन सिंह जिसके अध्यक्ष है। वित्त आयोग में हम अलग से पढ़ेंगे, 6 के 6 सबके अध्यक्ष के नाम लिखेंगे, यहाँ पर केवल इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में 243 जेड ए में जो है राज्य निर्वाचन आयोग है नगर पालिकाओं के लिए। हालांकि निर्वाचन आयोग तो एक ही है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि 243 के में वो अलग है और जेडे वाला अलग है। निर्वाचन आयोग तो एक ही है, लेकिन इनका उल्लेख जो है वो संविधान में 2 बार अलग अलग किया गया है। 243 के में तो किया गया है पंचायतों के लिए और 243 जेडे में किया गया है नगर पालिकाओं के लिए। बाकी इनका भी गठन जो है राज्यपाल ही करता है, कार्य सेम ही होता है। नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना, पंचायतों का चुनाव करवाना, 2 चुनाव करवाता है। 243 के तहत पंचायतों का चुनाव करवाता है और जेड ए के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है, ठीक है। इसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये लिख लो, पेज चेंज करके अलग से लिखाऊंगा नए पेज पे। वो ये 2 आर्टिकल 2 लाइन तो लिख लो पहले। पर्ची आई है, आजकल पर्ची नहीं भेजते आप, है ना? आप समझ में आने लग गया आपके? वो शुरू में भेजते हो, कोई भी नया मास्टर आता है उसको चेक करते हो कि इसको आता है कि नहीं आता है, फिर आपको पता चल जाता है कि इसको आता है, वैसे ही नहीं है, पूछने से कोई फायदा नहीं है, हैं? शुरू में तो क्या है, आप चेक करते हो कि इसको आता है कि नहीं आता है, फिर आपके समझ में आ जाता है कि इसको नहीं आता है। इसको पूछने से कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करना है। ये 2 लाइन लिख ली क्या आपने? 2 पेज चेंज कर लिए क्या एक साथ ही? अब अपने हैं आर्टिकल अनुच्छेद 243 ZD और इसमें है जिला
आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति, यह बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जिला आयोजना समिति का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 ZD में किया गया है जिला आयोजना समिति का गठन। अब ये समिति क्यों बनाई गई, इसका काम क्या है? तो जिला आयोजना जो समिति होती है, जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य होता है कि पंचायतों ने और नगर पालिकाओं ने विकास की जो योजनाएं बनाई है उन योजनाओं की समीक्षा करना। क्योंकि भाई पंचायतें क्या करती है, अपने क्षेत्र के अंदर विकास का काम करेगी, उसके लिए योजनाएं बनाएगी। वैसे के वैसे नगर पालिकाएं भी अपने क्षेत्र के अंदर विकास की योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं की समीक्षा करना और समीक्षा करने के बाद पूरे जिले के लिए एक साथ विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, क्योंकि जिले के अंदर जब हम जिले की बात करेंगे तो जिले में आपके ग्राम पंचायत भी आ जाएगी, पंचायत समिति भी आ जाएगी, जिला परिषद भी आ जाएगी, नगर पालिका भी आ जाएगी, नगर निगम और नगर परिषद भी आ जाएगी। तो सबके लिए एक साथ समेकित रूप से एक साथ विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, वो काम किसका होता है? जिला आयोजना समिति का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यही लिखेंगे, इसके कार्य, इसका काम क्या है। सबसे पहले आते अपन क्या पूछते हैं? काम पूछते हैं कि काम क्या है, पहले बताओ। तो पहले इसका काम बताओ। तो इसका काम होता है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं का या योजनाओं की समीक्षा करना, तथा संपूर्ण जिले के लिए एक समान विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। कुल मिलाकर के जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य होता है जिले के लिए विकास की योजनाएं। इसको जिला आयोजना समिति बोल सकते हो, योजना भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं DPC। क्या बोलते हैं? DPC। एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे DPC का उल्लेख किसमें? आप कहोगे ये DPC क्या है? ये कोई अपने बिजली वाली DPC है क्या? ये DPC। ठीक है, तो ये DPC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, यानी वह आयोग जो जिले के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, जिला आयोजना समिति, यह पूरे जिले के लिए एक समान विकास जो योजनाएं हैं उनका प्रारूप तैयार करती है, जिले के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। आगे बात समझ में? ये जो जिला आयोजना समिति है, अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो वैसे तो संविधान में सदस्यों का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने सदस्य होंगे, लेकिन फिर भी इसमें 25 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। कितने मेंबर का? 25 सदस्य। कुल सदस्य कितने होंगे? कुल सदस्य इसमें होंगे 25। और 25 में भी ये कहा गया है कि इसमें जितने सदस्य होंगे उनका 4/5 जो है वो होंगे निर्वाचित। क्या होंगे? अब इस 25 को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 25 को बांटा गया है आपके 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कुछ तो होते हैं इसमें निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। कुछ होते हैं इसमें मनोनीत नहीं होते हैं, वो होते हैं पदेन सदस्य। और कुछ जो होते हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सही बोला था इसने, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। अरे मेरे को बाद में लेट याद आया, तो पहले मेरे को याद नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं यही चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट सारे महान हो जाए, क्योंकि कभी भी
जो है जिसका शिक्षक महान होता है, विद्यार्थी महान होता है, वो शिक्षक अपने आप ही महान हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने महान काम किए, इसलिए हम चाणक्य को जानते हैं, ठीक है। और सिकंदर ने अगर पूरे विश्व को जीतने के लिए प्रयास किया, तो सिकंदर ने इतना अच्छा जब प्रयास किया, इसलिए हम अरस्तु को जानते हैं, क्योंकि उसका गुरु कौन था? अरस्तु है। हाँ, अरे अभी नहीं हटूंगा मैं, अभी तो लिखाऊंगा ना। लिखाएगा कौन फिर? मैं हट जाऊंगा तो फिर कौन लिखाएगा? तो कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें से फिक्स है कि इसके जो 4/5 सदस्य हैं, कितने? 4/5 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, ये फिक्स है। तो संविधान में इतना ही लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जिला आयोजना समिति में जितने भी सदस्य होंगे, उनकी संख्या नहीं लिखी हुई है, उनमें से 4/5 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। आपके उसके अलावा 3 सदस्य जो होंगे वो होंगे पदेन सदस्य, और 2 को राज्य सरकारें मनोनीत करेगी। अब अगर हम इसमें जो है जिला योजना समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी 25, तो बताइए निर्वाचित कितने हो जाएंगे? अगर हम 25 का निकालेंगे 4/5 तो कितना होगा? इसका मतलब है कि 20 मेंबर तो क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। 20 के अलावा 3 मेंबर जो होते हैं इसमें, वो होते हैं पदेन सदस्य, और 2 सदस्य जो होते हैं उनको राज्य सरकारें मनोनीत करती है। क्या करती है? मनोनीत करती है। अब जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, इधर देखो पहले क्या लिख रहे हो, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन करता कौन है? तो इनका जो निर्वाचन है वो जिला परिषद के सदस्य और नगर पालिकाओं के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। तो इनका निर्वाचन कौन करेगा, ये ध्यान रखना है। तो जिला परिषद के सदस्य तथा नगर पालिकाओं के सदस्य। भाई एक जिले के अंदर जिला परिषद होगी, जिले में क्या होगी? जिला परिषद, उसके सदस्य। इसके अलावा जिले में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, उन सभी नगर पालिकाओं के सदस्य जो है वो इन 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? तो पदेन सदस्यों का ध्यान रखना है, कौन कौन होंगे इसमें? 3 मेंबर। तो एक तो होता है कलेक्टर, कौन होता है? जिला कलेक्टर खुद होता है पदेन सदस्य। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको आप बोलते हो सीईओ, क्या बोलते हो? सीईओ बोलते हो, सीईओ होता है। और एक होता है अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अतिरिक्त, या एसीईओ लिख दूं सीधा, एडिशनल, लेकिन समझ में नहीं आएगा, मैं इसको लिखता हूं अतिरिक्त सीईओ। अतिरिक्त, ये समझ में आ जाएगा ना? या इसको एसीईओ बोलते हैं, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अतिरिक्त सीईओ। 3 मेंबर होते हैं, कलेक्टर होता है एक, तो सीईओ होता है और अतिरिक्त सीईओ होता है। और 2 सदस्यों को राज्य सरकार मनोनीत करती है। ये सदस्य राज्य सरकार किसको मनोनीत करेगी? तो या तो कोई विधानसभा का सदस्य होगा, एमएलए होगा, या फिर उस जिले की लोकसभा में जो है एमपी होगा। तो एमपी या एमएलए में से किसी को भी सरकार मनोनीत कर सकती है। एमपी या तो किसी एमपी को करेगी, क्योंकि जिले के अंदर कम से कम 4-5 एमपी होते होंगे, नहीं होते क्या एक जिले में? सॉरी, एमएलए कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं 4-5 से। और एमपी जिले में कितना होता है? फिक्स ही है क्या? हाँ, तो एमपी या एमएलए में से किसी को सरकार जो है वह जिला योजना समिति का मेंबर मनोनीत कर सकती है। ठीक है, तो ये जिला योजना समिति की संरचना है। मुख्य बात इसमें रह गई, वो क्या रह गई कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है अध्यक्ष? के बारे में कई कन्फ्यूजन है, किताबों में गलत दिया हुआ है। कई किताबों में दिया हुआ है जिला प्रमुख दिया हुआ है, कईयों में जिला कलेक्टर दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2004 से पहले जिला योजना समिति होती थी, उसका उसका जो अध्यक्ष होता था वो जिला कलेक्टर होता था 2004 से पहले। लेकिन 2004 के बाद में जो नई व्यवस्था बनी है उसके अनुसार जिला प्रमुख जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है और जिला कलेक्टर इसका पदेन सदस्य होता है। पहले इसका उल्टा था, जिला कलेक्टर तो था इसका अध्यक्ष और जिला प्रमुख इसका पदेन सदस्य होता था। तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जिला प्रमुख जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है। पहले ये लिखो, फिर वो लिखाता हूँ।
समझ में आई व्यवस्था आपकी ये? लिखो। 20 वाली समझ में नहीं आई? जिला परिषद, जिला के अंदर जिला परिषद है तो जिला परिषद के जो मेंबर होंगे जितने भी वे, और इसके अलावा नगर पालिका के सदस्य, उनमें से जो है सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। जल्दी लिखो, 2-3 पॉइंट लिखाने, टाइम हो जाएगा अभी। ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपन। कल अपन पढ़ेंगे सचिवालय, ठीक है? तो सचिवालय 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे का है भी नहीं, लेकिन अगर अपन समझ के लिखेंगे तो भी मैक्सिमम लगेगा 1 घंटा, क्योंकि सचिवालय में हमें पढ़ना क्या है? केवल पढ़ना है मुख्य सचिव, ठीक है? और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आयोग। क्या पढ़ेंगे? आयोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक बच गया बाद में? जिला प्रशासन पढ़ेंगे। हाँ, क्या? जिले में अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका के मेंबर होंगे, अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद होगी, नगर निगम है तो नगर निगम होगी। तीनों के लिए संयुक्त रूप से नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। एमपी क्या होता है? एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसको एमपी बोलते हैं। वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। लिख लिया? चलिए तो वापस याद कीजिए, डीपीसी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 243 डी के अंदर है। और इसके कार्य क्या होते हैं? पंचायतों, नगर पालिकाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उनका समीक्षा करना और संपूर्ण जिले के लिए एक समान योजना का प्रारूप तैयार करना। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। इसमें 4/5 होंगे निर्वाचित, इसका मतलब निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 20। बाकी के 3 होते हैं इसमें पदेन सदस्य, और 2 सदस्यों को जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो मनोनीत करती है, नॉमिनेट करती है, ठीक है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 है, 3 है पदेन सदस्य और 2 नॉमिनेट। अब जो निर्वाचित सदस्य हैं इनका जो चुनाव है वो जिले के अंदर जिला परिषद और नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो पदेन सदस्य हैं उसमें एक तो होगा कलेक्टर, एक होता है सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और तीसरा इसमें होता है अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और पदेन सदस्य को स्टेट गवर्नमेंट मनोनीत करती है, वो या तो एमपी को या किसी एमएलए को इसमें मनोनीत कर सकती है। लास्ट लाइन इसमें हम लिखेंगे, जिला योजना समिति का प्रमुख, जिला आयोजना समिति का प्रमुख। वह प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। एक इसमें 243 जेड डी था ना ये, एक अगर हम इसमें आर्टिकल पढ़े अनुच्छेद 243 जेड ई, तो जेड डी के अंदर तो है जिला योजना समिति जो जिले के लिए योजना बनाती है। जेड ई के अंदर है महानगर योजना समिति। कौन सी समिति? महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति तो नाम से स्पष्ट है, यह समिति क्या करती है? जो बड़े बड़े महानगर है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है, कोटा है, इन महानगरों के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करती है। इसका उल्लेख किसमें है? 243 जेड ई के अंदर है। एक आपके विशेष तथ्यों में आपको ध्यान रखना है, मैं कुछ विशेष तथ्य लिखा रहा हूं आपको। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होती है उसके अंदर राजस्थान सरकार
कुछ सदस्यों को मनोनीत करती है, उसको बोलते हैं मनोनीत पार्षद। क्या बोलते हैं? मनोनीत पार्षद। तो ध्यान रखना है कि राज्य सरकार नगर पालिकाओं में पार्षदों को मनोनीत करती है, भाई जो पार्षद चुने हुए हैं वो तो अलग है, उसके अलावा सरकार भी कुछ पार्षद जो है अपनी तरफ से मनोनीत करती है। तो नगर पालिका में कितने मनोनीत करेगी? तो नगर पालिका में सरकार जो है वो 6 सदस्यों को मनोनीत करती है, जबकि नगर परिषद में गवर्नमेंट 8 सदस्यों को और नगर निगम में 12 सदस्यों को 12 पार्षदों को मनोनीत करती है। यह आंकड़ा भी पूछा गया था अभी एग्जाम में कि सरकार जो है नगर पालिका में कितने पार्षदों को मनोनीत कर सकती है। तो 6 पार्षद मनोनीत कर सकती है, और नगर परिषद में 8, जबकि नगर निगम में 12 सदस्यों को। ठीक है। ये जो मनोनीत पार्षद होते हैं, ये मनोनीत पार्षद आवश्यक है कि उस नगर पालिका के सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और नगर पालिका में है इनका नाम तो, और किसी और में इसको बना दिया है। तो जिस नगर पालिका के मेंबर होते हैं उसी के क्या बनते हैं? ये पार्षद बनते हैं, मनोनीत पार्षद बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वार्ड समिति का। वार्ड समिति क्या होती है? वार्ड समिति के बारे में ध्यान रखना है। तो प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर जो सरकार है, प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन करती है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया कि वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो ध्यान रखना है प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है? तो प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। तो जितना पढ़ाया है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है आपको। अगर पंचायती राज में और स्थानीय स्वशासन में पढ़ना है तो ये मोर देन इनफ है आपके लेवल के हिसाब से। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है। तो यह आपके कौन सा टॉपिक हो गया? स्थानीय स्वशासन। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सचिवालय पढ़ेंगे। अगली क्लास कब होगी आपकी? कल या परसों होगी? परसों होगी आपके। तो परसों इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। कल मुझे नहीं पता छुट्टी है कि नहीं है। आपको जो सूचना मिले, जो आपके पास मैसेज आए, सूचना है, उस हिसाब से आपको कल की कार्यवाही करनी है। भारत संघ के कितने राज्यों, इसमें संघ शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें विधानसभा है, तो 28 तो आपकी स्टेट है। ठीक है। उसके अलावा एक आपकी दिल्ली, ठीक है, एक पुडुचेरी, और एक गठन किया जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी गठन का प्रावधान है विधानसभा के। तो 28 + 3 कितने हो गए? बस।